Hi guys, welcome in my class, geography class. Today I am going to tell a new chapter that's very important for you. आपके लिए बहुत important है जो चैप्टर मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ. आप जिस घर में रहते हैं, जहाँ से आप गुजरते हैं, जिस स्कूल जिस कॉलेज में आप पढ़ते हैं या फिर जिस सड़क पर चलते हैं और सामने कोई बिल्डिंग नजर आती है या आपको दूर दूर तक इमारतें दिखाई दे रही हैं, भवन ऊंची मंजिल दिखाई दे रही है. अपने आप तो ये कोई ख्वाब नहीं है, कोई सपना नहीं है, अपने आप ये कोई चीज़ बनने वाली नहीं है. इसके पीछे कई चीज़ों का मिश्रण है, मिला हुआ है, और उसमें सबसे पहली चीज़ है वो है आयरन, लोहा. लोहा सबसे पहली चीज़ है जिसने इन सब चीज़ों को संभाल रखा है. डियर स्टूडेंट्स, आज हम उस आयरन ओर या आयरन एंड स्टील कंपनीज या उसकी इंडस्ट्रीज के बारे में आपको बताएंगे. ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरे संसार में इसकी क्या पोजीशन है, कहाँ तक ये फैले हुए हैं और किस तरह से इसका जो व्यापार है चल रहा है पूरे विश्व में, और इसने क्या योगदान किया है हमारी मानव सभ्यता के लिए. जैसा कि आप जानते हैं, हमारे प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था कि लोहा नई सभ्यता, वर्तमान सभ्यता की पहली सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जिसके ऊपर हमारी मानवता आधारित है. यानी इस लोहे ने नई कल्चर को, नई सिविलाइजेशन को एक तरह से स्टैंड किया है, विकास इस तरह से कर दिया है पूरे विश्व का कि हम सबके सामने खड़े हो सक रहे हैं और अपने विकास को दिखला पा रहे हैं. तो आइए इस बोर्ड की तरफ चलिए, जो लौह इस्पात उद्योग यानी आयरन एंड इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. वैसे तो अगर देखा जाए पूरे विश्व में तो मेरा ख्याल है कि लगभग सभी देश कुछ न कुछ, कोई न कोई सामान उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या उसका उत्पादन करते हैं या फिर बड़े कार्य करते हैं. लेकिन छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप हैं, बहुत से ऐसे देश हैं जिनकी आबादी बहुत छोटी छोटी है, किसी की 20-25 लाख, किसी के सिर्फ 60-70 लाख. यानी आपके भारत के एक बड़े शहर के भी तरह बहुत सारे देश हैं. तो उनके यहाँ इस प्रकार के व्यापार, इस प्रकार का कारोबार, इस प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग, इस प्रकार का निर्माण या विनिर्माण उद्योग कम है, वो दूसरे पर आधारित है. अब हम लोहे से संबंधित बातें करें, आयरन एंड स्टील, ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसका इतिहास अगर हम देखें तो लगभग 400, बल्कि हम इधर के 300-400 साल के इतिहास में देखें तो जिस तेजी से हमने विकास किया है ये आधारित है 4000 साल पुरानी वो सभ्यता जब हमने लोहे को निकाल लिया था, इस धरती से पा लिया था. लोहा या आयरन एंड स्टील कोई यूं ही ऐसे पड़ा नहीं होता धरती पर. मिट्टी के शक्ल में चंक ऑफ द सॉइल, उसमें हेमाटाइट, मैग्नेटाइट ये होता है. उसको बड़ी बड़ी भट्टियों में गलाया जाता है, फिर पिग आयरन या यूँ कह लें कि एक तरह से कच्चा एक तरह से जो इस्पात होता है उसको इकट्ठा करते हैं. इकट्ठा करने के बाद बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे आपके मकानों में लगे होंगे जो सरिया लगती है या फिर आपके गर्डर्स होते हैं या बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी. इवन जब आप बेंचेस पे बैठते हैं उसमें लोहे का इस्तेमाल होता है, बहुत सारे चेयर पर होता है, बहुत सारे सोफे में होता है, बहुत सारी अलमारियाँ होती हैं, ढेर सारे सामान इस लोहे से बनते हैं. लेकिन अगर हम उस 4000 साल के इतिहास से लेकर के अब इस वर्तमान परिवेश में आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमने पिछले से लेकर अब तक में बहुत तरक्की की है, बहुत विकास किया है. क्यों और कैसे? देखिए, और दूसरे खनिज पदार्थ और दूसरे खनिज तत्व, थोड़ा सा जैसे चांदी, एल्युमिनियम, सोना है, ये चीज़ें क्या होती हैं, ये थोड़ा सा सॉफ्ट होती हैं, मुलायम होती हैं. तो जब ये मुलायम होंगी तो
आप उसको कैसे संभाल सकते हैं, कैसे ये चीजें बैलेंस कर पाएंगी। ये हार्ड सुदृढ़ नहीं होती हैं, आपके बिल्डिंग्स के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। जब हम बड़े बड़े पुलों को बनाने होंगे, हमको ब्रिजेस बनाने होंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो 100 मंजिलें इमारतें होती हैं, मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग्स होती हैं, तो क्या हम इस लोहे को अगर हम ना इस्तेमाल करें तो लगभग असंभव है कि हम बना लें, क्योंकि हम पुराने ज़माने में जो सिर्फ पत्थर के कार्य हुआ करते थे कई हजार साल पहले, अब सिर्फ पत्थरों की इमारतें नहीं बना करती हैं, जिसमें सरिया नहीं हुआ करती थी, लोहे का इस्तेमाल नहीं था। लेकिन वर्तमान सभ्यता में लोहे ने, आयरन एंड स्टील ने एक चमत्कार कर दिया। विश्व में वो सारे देश, वो सारी जगहें, वो सारे शहर, वो विकसित स्थान आप देख लीजिए, आपको यह अंदाज हो जाएगा कि वो उसमें लोहे ने कितना योगदान किया है। योगदान इस तरह से किया है कि आप बिल्कुल आंखों से खड़े होकर देख लेंगे, मजबूत पुल दिखाई दे रहे हैं, बिल्डिंग दिखाई दे रही हैं और वो टिकी हैं। यही नहीं, दुबई जैसे जगह पर या फिर बहुत सारे ऐसे जगह, छोटे छोटे जगह हैं जहां पर इस तरह के जो मेट्रो स्टेशंस हैं, मेट्रो ट्रेन चल रही है, मेट्रो की जो एक तरह से सुरंगें बनाई जा रही हैं, पानी के अंदर बनाई जा रही हैं, समुद्र के अंदर बनाई जा रही हैं, उसको संभालने के लिए आयरन एंड स्टील यही है जिसे संभाल रखा है। तो कैसे संभाल रखा है? तो ऐसी चीजें जिसने आज वर्तमान सभ्यता को एक नया कलेवर दिया है, एक नया रूप दिया है, ऐसे उस इस्पात को, ऐसे आयरन एंड स्टील का महत्व सबसे अधिक है आज के ज़माने में। इसीलिए जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने यही कहा था कि वर्तमान सभ्यता के लिए लौह इस्पात एक देन है, इट्स अ बून फॉर द ह्यूमन बीइंग, फॉर द न्यू सोसाइटी, फॉर द न्यू कल्चर, न्यू सिविलाइजेशन। नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पूरे विश्व में इसकी तस्वीर कैसी है। अगर आप देखें तो लगभग 60 देश ऐसे, हमने पहले बताया था आपको कि छोटे छोटे देश हैं, वहां पर इसका उत्पादन या इसका प्रोडक्शन नहीं होता है, लेकिन फिर भी विश्व के करीब 60 ऐसे देश हैं, 60 कंट्रीज, जहां पर ये हो रहा है, इसका उत्पादन हो रहा है। 60 कंट्रीज दे आर इन्वॉल्व इन दिस बिजनेस। ये चीज इतनी बड़ी है, 60 देश बहुत होते हैं विश्व में जो लोहे बनाने वाले हैं, लेकिन इन 60 में कम से कम 10 देश ऐसे हैं जो पूरे विश्व में होल्ड करते हैं, संभालते हैं, और वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन पर। हमें यहाँ इस बात का कंपटीशन नहीं करना है कि कौन फर्स्ट है कौन सेकंड, हालांकि वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बताऊंगा आपको, लेकिन ये ज्यादा जरूरी है कि पूरे विश्व में ये कहाँ स्थित है, कैसे स्थित है, क्यों विकसित है, इसका कारण क्या है, और यही जानना आपके जरूरी है। किसी भी प्रश्न के लिए आप हमेशा ये याद रखिएगा कि कोई भी लोकेशन बहुत महत्वपूर्ण होती है, किसी भी बिजनेस के लिए, किसी फैक्ट्री के लिए, किसी इंडस्ट्री के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है उस जगह का, स्थान का जो आप फिक्स करते हैं, जो उसका चुनाव करते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इसमें आप देखिए, सबसे पहले पूरे विश्व के मैप पर थोड़ा थोड़ा हम हल्का हल्का प्रकाश डालेंगे, उसके बाद आपको थोड़ा डिटेल जानकारी देंगे। देखिए, सबसे पहले विश्व में आइए, देखिए इस तरफ से अगर आप देखें, हम पहले एशिया से शुरू करें। एशिया में देखिए, इधर हमारा भारत, उसके उत्तर में चीन, इस पार हमारा भारत है, उस पार चीन, जापान देश, मध्यस्थ खड़ा है दोनों के बीच एशिया खंड का नगीश, नगराज ही गिरिराज ही गौरव, जननी का गौरव धाम, यह आपने कविता पढ़ी होगी। यही बीच में हिमालय पर्वत है, इसके उस पार ये चाइना, चीन है। चीन ने बड़ी तरक्की की है, बड़ा विकास किया है, तो भारत ने, ये भारत और चीन, और फिर इसके बगल में जापान, ये 3 ऐसे देश हैं एशिया में जो बड़े महत्वपूर्ण हैं। हालांकि रूस एक बहुत बड़ा देश है। जब इसके पूर्व पर देखिए, यहां पर देखिए एक बेरिंग सी है, इसके इस तरफ आपको दिख रहा होगा, शायद दाहिनी तरफ देखिए हमारे दाहिनी तरफ यानी ईस्ट, वो अलास्का है। तो अलास्का से बहुत दूर नहीं है
आपका रूस। तो यहाँ पर बेरिंग सी है, यहाँ से अगर आप स्टार्ट करें तो उसके पश्चिम तक जाते जाते रूस इतना बड़ा है कि वहां से सुबह से शाम होती है, एक तरफ सूरज निकलती है तो दूसरी तरफ अभी शाम होती रहती है। तो अब आप देखिए इतने बड़े जगह पर एक इसका जो पश्चिम का क्षेत्र है बहुत विकसित है आपके लौह इस्पात उद्योग के लिए। इसके बाद हम यूरोप में इसका सफर करें तो यूरोप का जो ये भाग है आप देख रहे हैं, यूरोप का पश्चिमी भाग स्पेशली, उसमें स्पेन है, स्पेन थोड़ा सा ये फ्रांस है, इंग्लैंड है, फ्रांस का एरिया है, जर्मनी है, ये सारा का सारा हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक तरह से छोटा सा यूरोप बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन उसका पश्चिमी भाग एक महत्वपूर्ण वहाँ पर बेल्ट है एक प्रकार की जो लोहे की है। और अगर आप जाएं आपके अफ्रीका में चले जाएं, ये अफ्रीका आप देखिए, अफ्रीका में चले जाएं तो अफ्रीका में लौह उत्पादन या लोहे का उत्पादन बहुत ज़्यादा नहीं होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये अफ्रीका जो महाद्वीप है, वैसे तो ये चूंकि सहारा रेगिस्तान ने इन्हें बहुत सारे देशों को तो अपने ही अंडर में ले लिया है, तो वहाँ पर थोड़ा साउथ अफ्रीका के आसपास जगह पर खनन का कार्य होता है और वहाँ पर सोना ज़्यादा होता है। दक्षिण अफ्रीका में सोने की खान है बहुत गहरी, जो करीब करीब 4 से 5 किलोमीटर गहरी है। लेकिन आप देखें इस अफ्रीका में ये लगभग बहुत कम है, लगभग शून्य बना, थोड़ा सा प्रोडक्शन होता है। लेकिन अब आइए आप नॉर्थ अमेरिका, जब नॉर्थ अमेरिका कहते हैं तो उसमें 2 सबसे बड़े देश आ जाते हैं, वह है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, और दूसरा कनाडा। ये 2 देश ऐसे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, चाहे वो किसी भी रूप में, दोनों विकसित देश हैं। और इन जगहों पर इसकी एक तरह से इसका प्रोडक्शन, आयरन स्टील का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। डियर स्टूडेंट्स, आइए थोड़ा थोड़ा एक एक करके हम जल्दी जल्दी आपको समझाते चलें, आपकी समझ में बिल्कुल बहुत आसानी से आ जाएगा। बस थोड़ा सा कंसंट्रेट हो जाइए, देखिए कितना आसानी से आपको समझ में आ जाता है। सबसे पहले हम चाइना की तरफ जाए, चीन की तरफ। ये चीन का भाग, चीन के यानी मध्य पूर्व का हिस्सा इधर, और दूसरा मंगोलिया का आंतरिक हिस्सा, वहां बहुत बड़ा विशाल फैक्ट्री लगी हुई है आयरन एंड स्टील वर्क्स की। वहां पर एक स्थान है, उसका नाम है पाओटी। पाओटी ये स्थान है, बहुत विशाल है। वहां पर तो एक लगातार प्रोडक्शन होता रहता है। वो स्टील की चादरें हैं, स्टील की मोटी मोटी जो उसका लॉक्स हैं, बनते रहते हैं, बराबर बनते रहते हैं। चाइना ने आखिर अपने को, और विश्व में सबसे बड़ा इस समय प्रोड्यूसर है, सबसे बड़ा। देखिए आप इसका एक छोटा सा आंकड़ा है, वो है 716.6 मिलियन टन, मैट्रिक टन। 716.6 मिलियन मैट्रिक टन प्रोडक्शन इसका है आयरन एंड स्टील का। तो ये बहुत बड़ा है, वर्ल्ड लार्जेस्ट, बहुत बड़ा है। आप जब भी चाइना में जाएंगे या कभी आप दफा अगर हुआ होगा तो बेहतर बात है, लेकिन अगर नहीं गए हैं तो आप अगर वीडियो में देखें तो चाइना का जो विकास है, चाइना का विकास आप देखेंगे हर शहर एक दूसरे शहर से वेल कनेक्टेड है। ये तो आसान सी बात है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो चाइना अपने गांव-गांव से जुड़ा हुआ है, और गांव से पहाड़ों पर जुड़ा हुआ है, पहाड़ों से मैदानों पर जुड़ा हुआ है, और इन सब को जोड़ने वाले बड़े बड़े पुल हैं। 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 50 किलोमीटर दूर दूर के लंबे लंबे पुल बने हुए हैं, और इस सब में यही लोहा या इस्पात का प्रमुख योगदान है। तो पूरे एक तरह से यूँ कह लें कि वहाँ की जो बिल्डिंग्स हैं, वहाँ के ब्रिजेस हैं, या वहाँ का जितना भी आप इमारतें देख रहे हैं, सारी के सारी वो लोहे से ज़्यादा टिकी हुई हैं। और जब आपको ये अंदाज हो जाएगा कि इस तरह से चाइना ने प्रोग्रेस कर लिया है, तो क्यों नहीं इस आयरन एंड स्टील पर वो वर्क करेगा, क्यों नहीं इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा। और वैसे भी चाइना के लोग बड़े मेहनती होते हैं, बहुत ज़्यादा, और बड़े पैट्रियोटिक होते हैं, बड़े देशभक्त भी होते हैं, इसलिए वो लगातार लगे रहते हैं अपने कार्य में, और इसलिए उनका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। आइए अब थोड़ा सा आगे बढ़ें। अब देखिए
रूस की तरफ चलते हैं। रूस को हमने बताया आपको, रूस का पश्चिमी हिस्सा, ये जो यूराल के का एरिया है, वो उस एरिया में एक पट्टी पड़ती है, वो लौह की पट्टी है, वहाँ से खदानें हैं लोहे की। और आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात और बहुत एक नॉलेज की बात आपको बता दूँ, और शायद आपको पता भी होगा, लेकिन थोड़ा सा इसका प्रकाश इसलिए ज़्यादा आपको डालना चाहता हूँ कि ये आपके आने वाले कंपटीशन के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि देखिए, ये रूस है, रूस का पूर्व से पश्चिम तक हजारों किलोमीटर रेलवे की पटरियाँ, ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो बनाया गया है, इसमें लोहे की प्रमुख भूमिका रही है। उसने गांव से जोड़ दिया, तमाम स्टेशंस बीच बीच में हैं, सैकड़ों स्टेशंस हैं, सबको एक गांव से दूसरे गांव से जोड़ दिया। तो उसमें से बहुत सारे बाइफरकेट किए गए हैं, बहुत से रास्ते निकाले गए हैं, उस मेन तो बहुत दूर तक बनाए गए। इन सब के अंदर लोहे का योगदान सबसे अधिक रहा है, इसलिए लोहे का जो हिस्सा है यूराल पर्वत की तरफ ज्यादा है, रशिया का यानी रूस का जो हिस्सा है। आइए इसके बाद थोड़ा यूरोप की तरफ चलें। देखिए, यूरोप तो आप हमेशा ही बहुत ही महत्वपूर्ण समझते हैं, इसलिए क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे विकसित देश का जो समूह है, एक ग्रुप है, वो यूरोप में ही पाया जाता है। यूरोप के अंदर आप जिस भी कंट्री का नाम लीजिए, 2000 को छोड़ करके लगभग सभी विकसित हैं। उसमें चाहे स्पेन हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे इंग्लैंड हो, ये सारे के सारे बहुत जबरदस्त आयरन एंड स्टील वर्क करते हैं। उसमें एक एक करके छोटा छोटा उदाहरण हम आपको दे दें। देखिए, ग्रेट ब्रिटेन में डर्बी एक स्थान है, और साउथ वेल्स, साउथ वेल्स ये आपका इंग्लैंड देख रहे हैं आप, ये साउथ वेल्स नीचे का स्थान। और इस इंग्लैंड की खास बात यह है कि इंग्लैंड का उत्तर से दक्षिण का हिस्सा बिल्कुल इंटरकनेक्टेड है, बहुत अच्छे ढंग से। हालांकि उसका कोई भी भाग समुद्र से 125 किलोमीटर से अधिक दूर पर नहीं है, इसलिए कोस्टल एरिया से लेकर के सेंट्रल जो इंग्लैंड है, उन सब से चारों तरफ हैवी भी उसके यातायात के साधन में लोहे का योगदान सबसे महत्वपूर्ण रहा है। इसलिए आज भी एक तरह से देखा जाए तो इंग्लैंड इसके लिए बड़ा वर्क कर रहा है। वहाँ के लोग इस ओर बहुत ही प्रगति की है उन्होंने, और अच्छा कार्य किया है। जर्मनी का रूर घाटी है, वहां पर कोयले और लोहे को साथ साथ प्राप्त किया जाता है। इसमें सबसे अच्छी बात यही है कि देखिए, जहां जहां लोहा मिलता है, अगर वहां पर कोयला भी है, तो सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि उस लोहे को गलाने के लिए कोयला प्राप्त हो जाता है। अगर कोयला पास में प्राप्त नहीं होता तो उसके गलाने के लिए दूर से हमें मंगवाना पड़ता कोयला, इसलिए जो प्रोडक्शन कास्ट है वो बढ़ जाती है, जो हमारा उत्पादन का दाम है या उसकी कीमत है वो बढ़ जाती है। तो ऐसी जगह पर जहां पर लोहा और कोयला साथ साथ पाया जा रहा है, वहां पर सबसे अच्छा यही है कि वो प्रोडक्शन जल्दी हो जाएगा, जल्दी से उसको गलाया जाएगा, जल्दी से उसका एक तरह से इस्तेमाल तेजी से हो जाएगा। तो इसलिए इस मामले में जो जर्मनी है वो काफी मशहूर रहा है, अच्छा रहा है, क्योंकि उसके रूर घाटी में कोयला और लोहा साथ साथ पाया जाता है। इसी तरह से इटली में और फ्रांस में ये बड़ी तेजी से बढ़ने वाले हैं। जो इधर विगत 15-20 साल के अंदर दो देश जिसमें हमने आपको नाम लिया, इटली और फ्रांस, ये दो देश बहुत तेजी से न्यू इमर्जिंग, ये जल्दी से तेजी से बढ़ने वाले ये थे देश जिन्होंने आयरन एंड स्टील में अच्छा कार्य किया है। इसके बाद आइए हम अपने देश में चलें, भारत। देखिए, भारत पर एक थोड़ा सा नक्शे पर आइए भारत के। देखिए, ये भारत दिखाई दे रहा है आपको, ये भारत है। इस भारत का जो एक तरह से नॉर्थ ईस्ट से थोड़ा सा सेंट्रल इंडिया, ये पूरा का पूरा भाग इसको गोंडवाना लैंड कहते हैं। तो गोंडवाना लैंड बहुत ज्यादा रिच है खनिज पदार्थ से। यहाँ पर कोयला, लोहा, मैंगनीज और बहुत सारे खनिज पदार्थ, अभ्रक है, बॉक्साइट, बहुत सारी चीजें मिलती हैं। लेकिन आप एक बड़ी अच्छी बात रही है भारत के परिप्रेक्ष्य में कि यहाँ पर कोयला और लोहा भी अक्सर साथ पाया गया है। आपने नाम सुना होगा, झारखंड का नाम सुना होगा,
आपने छत्तीसगढ़ का नाम सुना होगा, उड़ीसा का नाम सुना है, वेस्ट बंगाल में है, और ये सारे के सारे मध्य प्रदेश में ये सारे क्षेत्र कोयला और लोहा लगभग साथ साथ पाया जाता है। इसमें हम आपको थोड़ा सा और इसकी हिस्ट्री बता दें कि भारत ने सर्वप्रथम, देखिए भारत ने 1870 ईस्वी में 1870 में एक स्थान का नाम है कुल्टी में, जो पश्चिम बंगाल था, अंग्रेजों की सहायता से, अंग्रेजों के कोलैबोरेशन से, या अंग्रेजों ने ही उसको एक तरह से इस्टेब्लिश किया, लेकिन ये फेल हो गया, बहुत ज़्यादा देर चला नहीं। लेकिन भारत की जो बुनियाद है, जो इसका आधार है, और जो यहाँ के लोग हैं, या यहाँ की जो आयरन एंड स्टील जो इंडस्ट्री है, सच बात तो है कि इस पर सबसे बड़ी बुनियाद, इसका जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वो जमशेदजी टाटा की वजह से है। ही इज द ओनली मैन, एक तरह से देखा जाए स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे ज्यादा उन्होंने बड़ी मेहनत की थी, और उन्हीं के नाम पर एक जमशेदपुर एक शहर का नाम भी नाम है। उन्होंने टाटा आयरन स्टील कंपनी उन्होंने एक तरह से स्टैब्लिश किया। कब किया? 1907 में, 1907 में। इसके बाद और तरक्की हुई थोड़ा सा इंडिया में, और हालांकि उस वक्त हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था। 1923 में, 1923 में पहली बार एक सार्वजनिक क्षेत्र में आपको भद्रावती एक स्थान है, तो मैसूर में है, तो कर्नाटक में, वहाँ पर विश्वेश्वरैया एक बहुत बड़ी एक तरह से फैक्ट्री खोली गई, या इस्पात उद्योग के लिए। वहाँ पर पहली एक तरह से सार्वजनिक कॉन्सेप्ट की खोली गई विश्वेश्वरैया। लेकिन ये प्रोडक्शन चलता रहा, धीरे धीरे से होता रहा, लेकिन असली जो इसका विकास हुआ है आज़ादी के बाद से, बिल्कुल से एकदम से आज़ादी के बाद थोड़ा 1955 में, जब भिलाई में, जो छत्तीसगढ़ में है, भिलाई छत्तीसगढ़, वहाँ पर सोवियत रूस, और फिर इसके बाद राउरकेला जो उड़ीसा में है, इसी प्रकार दुर्गापुर जो पश्चिम बंगाल में है, वहाँ ब्रिटेन के जरिए, तो 3 बड़े बड़े देशों की सहायता से, उसके कोलैबोरेशन से, उसके सहायता से हमारे देश में जो एक तरह से इतिहास ने करवट बदला इस्पात बनाने में, उसने बहुत तेजी से विकास किया, और ये विकास आज हमारे लिए आधार हो गया। दिस इज द फाउंडेशन, ये हमारे लिए बिल्कुल आधार हो गया, और इस पर हम खड़े हो गए और आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद देखिए, हमारे देश में एक अच्छी बात यह रही कि थोड़ा सा संसाधन में हमने जिस तरह से स्टार्ट किया है, उसको आगे बढ़ाया है, उसको आगे ले गए हैं। उसमें हमारी सरकारों ने इंडस्ट्रियल जो पॉलिसी बनाई थी, हालांकि कभी कभी उसमें कुछ लोच हुआ करते थे, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट्स ये देखती रही हैं कि हमारी इस प्रकार के जो हैवी इंडस्ट्रीज हैं वो किसी प्रकार से डूबना नहीं चाहिए, देश में इसका उत्पादन बढ़ना चाहिए। इसलिए विद द कोऑपरेशन ऑफ कि गवर्नमेंट, ये थोड़ा सा और आसानियाँ अब भी इधर दिखाई पड़ रही हैं। हालांकि बहुत सारे उद्योग धंधों में कुछ परेशानियां हैं, वो उस पर हम कभी किसी और वीडियो में बताएंगे, लेकिन आसानी ये है कि अगर हमारे देश की जनता और हमारे देश के लोग, हमारे देश की सरकार, या हमारे देश में जो हमारा संसाधन है उसका एक तरह से सही ढंग से उसका उपयोग कर लिया जाए, तो बहुत अच्छा प्रोडक्शन भी हो जाएगा, हम इस्तेमाल भी बहुत अच्छे से कर लेंगे। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए और हम इसको चलते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की तरफ। आइए, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये संयुक्त राज्य अमेरिका, देखिए जब कभी भी संयुक्त राज्य अमेरिका की बात होगी, या जब कभी भी हम ये बात करेंगे कि कोई उद्योग धंधे की, किसी बिजनेस की, किसी बड़े फैक्ट्रीज की, किसी विकास की, तो उसके अंदर ये याद रखिएगा कि उसके अंदर हमेशा ग्रेट लेक्स का नाम अवश्य आएगा। ग्रेट लेक्स, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी, ओंटारियो, ये सारी झीलें हैं जो लगभग इंटरकनेक्टेड है, और वो पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट में, देखिए ये अमेरिका का हिस्सा, यूएसए उसका हिस्सा नॉर्थ ईस्ट का, एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर आसपास में कोयला और लोहा एक साथ पाया जाता है, इसलिए वहां से ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत आसान है। इन झील प्रदेश से होकर के, इस झील में से होते हुए आपको
इस यहाँ पर थोड़ा सा रेलवे लाइन और उसके बाद अटलांटिक महासागर में बड़े बड़े पानी के जहाज से आयात निर्यात का कार्यक्रम होता है। डियर स्टूडेंट, अमेरिका में अगर आप देखें तो देखिए कि इस समय 29 मिलियन टन पिग आयरन और 88 मिलियन मैट्रिक टन स्टील का प्रोडक्शन इस समय हो रहा है, जो इस समय देखा जाए तो तीसरे नंबर पर आ गया है। नुकोर कॉर्पोरेशन, ये वहां का सबसे महत्वपूर्ण एक तरह से जो बनाने वाला है, स्टील बनाने वाला, बहुत मशहूर है पूरे विश्व में। उसके बिना एक तरह से उसका नाम नहीं हो सकता है यूएसए का, अगर इस कंपनी का नाम ना रहे तो। लेकिन और देखिए वहाँ का एक ऑपरेशन, देखिए इधर देखिए इस ऑपरेशन में, ये ऑपरेशन पर्वत है, इसके सहारे सहारे लगा हुआ। ऑपरेशन के दक्षिणी क्षेत्र में भी लोहा प्राप्त होता है। इसके अलावा पीटर्सबर्ग, ग्रेट लेक्स रीजन, ये भी आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में आता है। उसके अलावा अगर हम थोड़ा सा जापान देख लें तो जापान के अंदर आप देखें, ये जापान का हिस्सा यहाँ पर है, ये जापान के अंदर आप देखेंगे तो टोक्यो, योकोहामा और नागोया, इन दोनों को अगर मिला लें तो 20% आपको जो पूरे जापान का है 20% वो प्रोड्यूस करते हैं आयरन एंड स्टील। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर देखिए, ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादातर हिस्सा जो वहाँ के डेवलप्ड शहर हैं वो सभी एक तरह से समुद्र के किनारे हैं, जैसे ब्रिस्बेन है, सिडनी है, पर्थ है, मेलबोर्न है, ये सब के सब किनारे के भाग हिस्से हैं, समुद्री तट। तो उसी प्रकार ईस्ट में जो सिडनी के पास में, सिडनी से कुछ दूर तक एक बहुत बड़ा हिंटरलैंड एरिया है, वहाँ पर देखिए न्यू कैस्टल और पोर्ट किम्बला, कौन से, न्यू कैस्टल और पोर्ट किम्बला, ये ईस्ट में है और वहाँ पर बहुत अच्छा इसका प्रोडक्शन होता है, इसका लोहे का उत्पादन बहुत अच्छा होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप पूरे विश्व में आपने ये देखा कि अगर हम लोहे को अच्छे ढंग से उसका इस्तेमाल करें तो हमारे ये ह्यूमन बीइंग आज की है, आज का मानव इस लोहे के कोऑपरेशन से, इसके सहयोग से, इसके इस्तेमाल करके हम विश्व में बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं और अपने सभ्यता को आने वाली सभ्यताओं के लिए एक निशानी छोड़ सकते हैं। वही है हमारा लौह इस्पात उद्योग। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में आप फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।